गुड बिजनेस ऑल सीनियर, मैं कंचन प्रजापति और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो चलिए जानते हैं। फ्यूचर प्रोडक्शन से किसी भी चीज़ के बारे में जानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हिस्ट्री के बारे में जानकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आज एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी के कहे अनुसार आज लोगों को खुद का व्यवसाय करना चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है, वो भी पूरे विश्व में, और भारत के अंदर भी इसने काफ़ी अच्छी शुरुआत कर ली है। दुनिया में ऐसे हज़ारों कंपनीज हैं जो डायरेक्ट सेलिंग कर रही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा पहला व्यक्ति था जिसके दिमाग में डायरेक्ट सेलिंग का आइडिया आया? नहीं पता तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कस्टमर को सीधा प्रोडक्ट सेल करती हैं। उसे प्रोडक्ट सेल करने के लिए किसी भी दुकान की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब कि सीधा व्यापार नाम से ही पता चल रहा है और इसमें कोई भी एम्प्लॉय नहीं होता है, प्रोडक्ट खरीदने वाला ही सेल्फ एम्प्लॉय होता है। तो चलिए जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। एक महिला थी जिनका नाम मिसेस R.F.E. अल्वी था। उनके दिमाग में आइडिया 1886 में आया था कि हम अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से भी सेल कर सकते हैं और सन 1886 में एक एवॉन नाम की कंपनी द्वारा डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत मिसेस R.F.E. अल्वी जी ने की थी। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत घर घर जाकर परफ्यूम बेचकर की थी, जिससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ और वे इसमें कामयाब भी हुई। उसके बाद इमरजेंसी का एक ऐसा दौर आया 1930 में कि लोगों को घरों में जाकर प्रेजेंटेशन बतानी पड़ी और इस मेथड को द पार्टी प्लान मेथड के नाम से जाना गया। तभी एक टपरवेयर नाम की कंपनी की शुरुआत हुई जो मार्केट में आज भी बहुत अच्छे पहचान बनाए हुए हैं। उस कंपनी ने अपने करियर की शुरुआत द पार्टी प्लान मेथड के द्वारा की थी, जिससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ और वह उसमें कामयाब भी हुए। उनकी सोच यह थी कि हम प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने वाले बीच के लोगों यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर को हटा दें और उनको सीधे प्रोडक्ट सेल करें और साथ ही प्रमोट होने वाले बड़े खर्चों से भी बचा लिया जाए तो एक बेहतर मार्केट योजना तैयार की जा सकती है और जिससे हमारे कस्टमर को केवल प्रोडक्ट पर कमीशन ही नहीं बल्कि उनके द्वारा जो सेलिंग हुई है, जो उन्होंने बेचा है, उस पर भी कमीशन के रूप में उनको एक अच्छी इनकम दी जा सकती है, जिससे हमारे प्रोडक्ट तो सेल होंगे ही, साथ ही लोगों को एक बिज़नेस करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और रोज़गार को बढ़ावा भी मिलेगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत भारत में 1995 में हुई, जिसमें कि सबसे पहले स्वीडन की एक कंपनी आई, जिसके तरीके को फॉलो करके कुछ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने अपनी शुरुआत की। लेकिन उन्हें एक समय बहुत बुरा समय देखना पड़ा क्योंकि उस समय कुछ अनऑफिशियल काम किए जाने लगे थे, जिसे ग्रे मार्केटिंग भी बोला जाता है। तभी IDSA इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की शुरुआत हुई, जिस डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का काम था कि जो भी कंपनी अनऑफिशियल तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कर रही है उन पर ताला लगाया जाए। सन 2015 में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग ने सरकार से गुजारिश की कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर एक रेगुलेटरी बॉडी तैयार की जाए ताकि जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग करना चाहता है वो कानूनी तौर पर इस बिज़नेस को कर सके। सन 2015 में सरकार द्वारा यह बताया गया कि अब तक 45 बिलियन INR का बिजनेस हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग से और 2025 आते आते 645 बिलियन INR का बिजनेस हो जाएगा, जिसके तहत 9 सितंबर 2016 में सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक नियम लागू किया और इस नियम की जिम्मेदारी सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के डिपार्टमेंट को सौंप दी। इस नियम के तहत जो भी कंपनीज गलत तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कर रही हैं उन्हें बंद किया जाए और जो भी कंपनी इस नियम को लागू कर रही हैं उसे बढ़ावा दिया जाए। और आज के समय में जो भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कर रही हैं उनके पास सरकारी दस्तावेज होना, सरकारी प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। तो आज हमने जान लिया कि डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री क्या थी, सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की थी। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।